हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो काइनेमेटिक्स के सबसे पहले टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है। फिजिक्स में हम कोई चीज़ को अगर याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और उसको समझते नहीं हैं, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर हम उसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इसके कंसेप्ट को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम चेंज कर देते हैं तो पूरा जो परिभाषा बदल जाता है। वो परिभाषा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है तो दूसरे में नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ जो है लागू होता है, वहीं पर अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो वहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दृष्टिकोण है, एक नज़रिया है, या यूँ कह लीजिए कि वह एक जगह है जहाँ बैठकर हम किसी दूसरे चीज़ की गति को देखते हैं और मापते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपका दोस्त एक कार में आस-पास बैठा हुआ है और कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है हाईवे पर, और सड़क किनारे एक तीसरा व्यक्ति खड़ा है। तो आप अगर कार में बैठे हुए हैं तो आपका दोस्त आपके बगल की सीट पर चुपचाप बैठा है, इसीलिए वह स्थिर है। सड़क किनारे व्यक्ति के नज़रिए से आपका दोस्त 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आगे भाग रहा है, उसके लिए वह गति में है। तो ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ परम स्थिर नहीं है। हम जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे होते हैं वह हमको स्थिर लग रहा होता है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने वाले के लिए, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं सो हमारा कमरा दोनों पृथ्वी के साथ हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ दिखेगा। तो फिजिक्स में किसी भी चीज़ की गति को बताने से पहले यह तय करना अनिवार्य है कि देखने वाला कहाँ खड़ा है, वही जगह उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फिजिक्स की लैब में एक परफेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक घड़ी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि XYZ एक्सिस लेते हैं, यह बताने के लिए कि वस्तु किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ तीनों एक्सिस जहाँ पर मिलती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और हम देखेंगे कि अगर हम कापी पर ऐसा कोई XYZ को जो तीनों रेखा एक दूसरे पर लंबवत हो तो ऐसा लाइन नहीं खींच सकते हैं। लेकिन आप कोई भी कमरा के एंगल को देखिए, कॉर्नर को देखिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं XYZ को परफेक्ट रूप में, जो तीनों के बीच में जो एक प्रत्येक दो जो लाइन है XY के बीच में, YZ के बीच में आपको 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अब XY के बीच में, XZ के बीच में आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, ओरिजिन, जहाँ पर तीनों एक्सिस मिलती है, XYZ तीनों जहाँ पर मिलती है वो हो गया ओरिजिन। यहीं पर जो है देखने वाला बैठता है, यानी कि ऑब्जर्वर बैठता है। फिर एक घड़ी चाहिए यह नोट करने के लिए कि किसी समय T पर वस्तु कहाँ थी। अब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हमें उस फ्रेम में किसी घटना का पूरा पता मिल जाता है, जिसे हम XYZ के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। यह एक ऐसा फ्रेम है जो या तो पूरी तरह रुका हुआ है, रेस्ट में है, या फिर एक समान स्पीड से सीधी रेखा में चल रहा है। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, यानी कि A बराबर 0। इसमें न्यूटन के नियम पूरी तरह सच साबित होते हैं। तो हमको ध्यान में रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के नियम पूरी तरह सच साबित होते हैं। अगर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी और चलती हुई चीज़ चलती रहेगी, यानी कि मतलब विराम अवस्था में वस्तु विराम में ही रहेगी, और जो अगर एक समान गति की अवस्था में वस्तु है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी। जैसे ज़मीन पर खड़ा कोई व्यक्ति है या बिना मुड़े एक ही स्पीड से चल रही ट्रेन है। तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, इसलिए तकनीकी रूप से यह नॉन इनर्शियल है। और यहाँ क्लास 11 की अगर लेवल की हम बात करें, 11th क्लास की बात के लेवल की बात करें तो हम पृथ्वी को एक इनर्शियल फ्रेम ही मानकर चलते हैं। अब चर्चा करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो यह एक ऐसा फ्रेम है जो एक्सेलरेट हो रहा है, यानी इसकी स्पीड लगातार बदल रही है, यह गोल गोल घूम रहा है। इसमें न्यूटन के नियम सीधे लागू नहीं होते। जब हम इस फ्रेम में बैठते हैं तो हमें लगता है कि वस्तुओं पर एक रहस्यमयी बल लगता हुआ महसूस होता है, जो वास्तव में
सीडो बल होता है, झूठा बल होता है, छद्म बल होता है। तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सीडो बल, और हिंदी में टेक्निकल वर्ड की बात करें तो इसको हम कहते हैं छद्म बल। जब अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझना उचित होगा कि जब कार अचानक तेज़ी से आगे बढ़ती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पीछे तरफ एक धक्का, कोई माने हम पीछे की तरफ एक धक्का महसूस करते हैं। कार के अंदर बैठे, अगर हम कार के अंदर बैठे हैं तो हमें पीछे धकेलने वाला कोई इंसान नहीं था, फिर भी ऐसा महसूस होता है कि पीछे की तरफ एक बल लगा। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम थी। तेज़ी से घूमता हुआ झूला की बात करें तो वहाँ भी हम इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। अब अगर हम एक क्विक मतलब रिवीजन करें इसको, अगर शॉर्ट में इसको हम समझें तो हम समझ सकते हैं कि एक जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ ए बराबर 0 होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। या मतलब ये घूर्णन अवस्था में होता है। अगर हम बात करें इनर्शियल फ्रेम का तो न्यूटन के नियम सीधे लागू यहाँ पर होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ सीधे लागू नहीं होते हैं, इसमें हमको संशोधन की आवश्यकता होती है। फिर अगर हम बात करें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो स्यूडो फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब स्यूडो फोर्स की। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो बिना स्यूडो फोर्स के गणना अधूरी रहती है। और स्यूडो फोर्स के लिए जो फार्मूला हम निकालते हैं F बराबर -ma। तो इस तरह से हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझ सकते हैं। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो एक ऑब्जर्वर और एक घड़ी से जुड़ा होता है, जिसका उपयोग किसी वस्तु की स्थिति और गति को बताने के लिए किया जाता है। A frame of reference is a coordinate system XYZ axis attached to an observer along with a clock used to specify the position and motion of an object। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो गति को हम जो है सो सापेक्ष अध्ययन करते हैं। मोशन इज ए रिलेटिव, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट और वन ऑब्जर्वर एंड इन मोशन फॉर another। विदाउट ए फ्रेम टॉकिंग अबाउट स्पीड और पोजिशन इज मीनिंगलेस। तो बिना मतलब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो गति की बात करते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में है और दूसरे के लिए गतिशील हो सकती है, तो बिना फ्रेम के गति या स्थिति की बात करना बेकार है। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। तो अगर हम ऐसा फ्रेम जो स्थिर है या समान वेग से चल रहा है तो वहाँ पर ए बराबर 0 होता है। यहाँ न्यूटन की गति के नियम पूरी तरह से लागू होते हैं। और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो यहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ न्यूटन के नियम सीधे काम नहीं करते जब तक कि हम एक काल्पनिक बल न लगाएं, जिसे हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझा। अब समझते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये उन समीकरणों का एक समूह है जो दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम से देखे गए किसी इवेंट की स्थिति और समय के माप को आपस में जोड़ते हैं। These are the set of equations that relate the position and time measurements of an event as seen from two different inertial frames। अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मान लीजिए कि दो फ्रेम है, एक है S और दूसरा है S डैश। तो ट्रेन जो x दिशा में v वेग से आगे बढ़ रही है, तो उसके बाद हम देखते हैं समय t के बाद दोनों को कोऑर्डिनेट के बीच में क्या संबंध है। तो x डैश बराबर x माइनस वी टी, ये पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और दूसरा हो गया, अगर हम दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हो जाएगा y डैश बराबर y और z डैश बराबर z और t डैश बराबर t। तो टाइम जो है सो एब्सोल्यूट होता है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट dx डैश अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt माइनस v और u डैश बराबर u माइनस v। तो इस तरह से अगर हम
where u dash is velocity in moving frame, u is velocity in rest frame and v is frames speed। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ u डैश चलते हुए फ्रेम में वस्तु का वेग है, u स्थिर फ्रेम में वेग है और v खुद फ्रेम की स्पीड है। तो इस तरह से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके इसको हम प्राप्त करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी इक्वेशन अगेन, तो हम क्या होता है डी यू डैश अपॉन डी टी बराबर डी यू अपॉन डी टी माइनस 0। तो इस तरह से होता है हमारा ए डैश बराबर ए। तो एक्सीलरेशन रिमेन्स द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, देयरफॉर फोर्स एफ बराबर एम ए इज ऑल्सो इनवेरिएंट, डज नॉट चेंज। तो वेग के समीकरण का एक बार फिर से डिफरेंशिएट करने पर आता है हमको ए डैश बराबर ए। सभी इनर्शियल फ्रेम में त्वरण बिल्कुल समान रहता है, इसलिए बल F बराबर एम ए भी अपरिवर्तित रहता है। तो अगर हम ऑब्जर्वर की बात करें तो द पर्सन हु वॉचेस एंड मेजर्स द मोशन, प्रेक्षक वह व्यक्ति होता है जो गति को देखता है और मापता है। तो इस तरह से हम इसका आकलन कर सकते हैं और इसको हम समझ सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को भी।